नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप, क्या प्रधानमंत्री की जान को खतरा है? ये बात उस वक्त सामने आई थी जब जून के महीने में भीमा कोरेगांव केस की जांच कर रहे लियों को गिरफ्तार किया था। रोना जैकब नाम के एक शख्स के पास से एक चिट्ठी मिली थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश की बात लिखी थी। सबसे पहले देखते हैं कि उस चिट्ठी में लिखा क्या था। उस चिट्ठी के बाद से पुलिस लगातार जांच कर रही है। आज देश के अलग अलग ठिकानों में छापेमारी की गई है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। क्या वाकई माओवादियों के निशाने पर हैं प्रधानमंत्री मोदी? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को निशाना बना सकते हैं माओवादी? क्या मोदी के खिलाफ माओवादियों ने रची है खौफनाक साजिश? ये सवाल न होते तो शायद एक साथ देश भर के कई शहरों में पुणे पुलिस की छापेमारी नहीं होती। जरा देखिए। कालकाजी के नेहरू एन्क्लेव से पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नौलखा के घर पर दबिश और फिर गिरफ्तारी। कालकाजी से थोड़ी ही दूरी पर बदरपुर इलाके में वकील सुधा भारद्वाज और सामाजिक कार्यकर्ता के घर पर भी दबिश और गिरफ्तारी। हैदराबाद में पुणे पुलिस ने दलित चिंतक वरवरा राव समेत 3 लोगों के घरों पर छापेमारी की। पुणे पुलिस झारखंड की राजधानी रांची भी पहुंची और एक्टिविस्ट स्टेन स्वामी के ठिकानों को खंगाला। हमारे पुणे में एक अपराध दाखिल है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम इधर आए थे। एक जगह हमने सर्च किया है और ज़्यादा तो मैं दिस इज कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी, ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हाँ, कुछ सामान हमने ताबे में लिया है, फॉरेंसिक लैब में भेज के आगे का विश्लेषण करेंगे। उधर मुंबई से सटे ठाणे से पुणे पुलिस ने अरुण परेरा नाम के एक शख्स पर शिकंजा कसा। Mr. Parera, what do you have to say? I have been arrested in the same case where I am defending the accused. That's all. I don't know anything more of the case. You think it's a plot against you? It's a plot against the human rights activists throughout the country. But have they seized anything from your house? They have seized my. What is? They have seized? They have seized some books. एक साथ देश के कई शहरों में माओवादियों से कनेक्शन रखने वाले बुद्धिजीवियों पर छापेमारी के बाद सियासत गर्मा गई है। दबिश को बीजेपी का कथित दलित विरोधी एजेंडा बताया जा रहा है। देखिए, ये एक्टिविज्म की बात नहीं है, इनको माइंड डाइवर्ट करना है, इसलिए किसी न किसी तो भी रेड होना ही था। मैं ये आज भी सरकार से ऐलान कर रहा हूँ कि पब्लिकली आप कहिए कि भैया ये संबंध है और उसके दस्तावेज लोगों के सामने ले आइए, लेकिन ये सरकार चुनौती लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे एक साजिश है। भीमा कोरेगांव में जो दलितों पर हमला हुआ था उसके खिलाफ जो कुछ आवाज़ उठाए हैं, उनके डिफेंस में खड़े हैं, उनको छूटे केसों में अभी इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ये केसेस फौरन वापस लिया जाए और इनको रिहा किया जाए। दरअसल भीमा कोरेगांव में हिंसा के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो नक्सली कनेक्शन सामने आया। जून में जब कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस को चिट्ठी मिली जिसमें राजीव गांधी की तरह प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। अपने पाप को छुपाने के लिए सरकार उसे माओवादियों से जोड़ने का काम कर रही है। जिस तरह से दलित आंदोलन खड़ा हो जाए तो माओवादी सारे हो गए, ये आज नहीं, कई दिन पहले से बीजेपी इस तरह का प्रचार करती रही है। जो भी छापेमारी हो रही है भीमा कोरेगांव की घटना पे, उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए माओवादी कनेक्शन बताया जा रहा है। दलितों का न्यायपूर्ण मांगे हैं और उसको हमें पूरा करना है, परंतु उसकी छत्रछाया में छिपकर इस देश की विघटन करने के लिए काम कर रहे हैं जो माओइस्ट कर रहे हैं विदेशी ताकतों के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ, उसका हम डट के विरोध करते हैं। मामला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश से जुड़ा है, लेकिन पुलिस की छापेमारी को दलित विरोधी रंग देने की कवायद शुरू हो गई है। तय मानिए, सियासत और सुलगेगी।
आज तक ब्यूरो। आइए दिखाते हैं आपको उस चिट्ठी के मजमून में आखिर लिखा क्या है। क्या है ऐसी बात जिन लाइनों में खास तौर पर प्रधानमंत्री का जिक्र है, ये हम आपको बता रहे हैं, जिसमें प्रिय कॉमरेड का जिक्र है। वो चिट्ठी मेरे हाथ में भी इस वक्त मौजूद है, जिसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि राजीव गांधी हत्याकांड की ही तर्ज पर हम एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। इसके आगे ये भी लिखा जाता है कि ऐसा हो सकता है कि हमारी ये योजना कामयाब नहीं रहे, लेकिन बावजूद इसके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे अंजाम दे सके। यह है उस चिट्ठी का मजमून जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि राजीव हत्याकांड की ही तर्ज पर एक घटना को हम अंजाम देना चाहते हैं और हमें इनके रोड शोज यानी प्रधानमंत्री के रोड शोज को टारगेट करना चाहिए। इसी चिट्ठी के जरिए फिर जितने लोगों तक शिकंजा कसता चला गया है, हम उनके चेहरे भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि वो 4 नाम जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है, उसमें सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वरावरा राव और साथ ही गौतम नौलखा, ये वो 4 नाम हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा है। ये वो 4 चेहरे हैं जिनको लेकर छापेमारी हो रही है। बताया जाता है कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जी हां, मानवाधिकार के लिए ये संघर्ष करते हैं। क्या इसके पीछे ये सिर्फ एक मुखौटा है, उसके पीछे कुछ और हो रहा है? ये फिलहाल पुलिस का आरोप है। ये 4 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें से ज्यादातर ऐसे ही हैं जो अपने आप को एक्टिविस्ट बताते हैं या फिर मानवाधिकारों के वकील बताते हैं, लेकिन असल चेहरा क्या है ये पुलिस छानबीन कर रही है। कईयों को हिरासत में लिया गया। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वामी अग्निवेश जी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक अग्निहोत्री, फिल्म मेकर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर। खास मेहमान आज स्टूडियो में सीपीआई के नेता अमीर हैदर जैदी साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस के जानकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले लेकिन मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि आज यह आरोप लग रहा है कि जांच की आड़ में आप विरोध को इस देश में कुचल देना चाहते हैं, लोकतंत्र का गला आप दबा रहे हैं, आप ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं जानबूझकर जो सरकार के खिलाफ अपनी राय रखते हैं, सोच रखते हैं या फिर बोलते हैं। क्या होगा आपका जवाब, सुधांशु जी? देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील विषय के ऊपर भी लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, यह प्रधानमंत्री के विरुद्ध चिट्ठी नहीं होती, एक साधारण से कार्यकर्ता या किसी विपक्षी दल के एमएलए और एमपी के लिए होती तो कितना बड़ा वितंडावाद बनाया जाता। सरकार क्या कार्रवाई कर रही है बताए, कितनी गिरफ्तारी हुई, कितनी जांच हुई, क्या सुरक्षा दी गई है। वही प्रधानमंत्री के लिए है तो यदि कोई प्रिवेंटिव अरेस्ट भी अगर होता है तो वो सवाल के घेरे में है और इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि हमारे विपक्षी दल तो उस मनोवृत्ति से ग्रसित हैं। जब याद करिए कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इशरत जहां का इनकाउंटर होता है तब तक इशरत जहां आतंकवादी थी, भारत सरकार की सीबीआई भी कहती थी, भारत सरकार की आईबी भी कहती थी। जैसे यह खुलासा होता है कि वो आतंकवादी गुट तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने के इरादे से जा रहा था, अचानक संवेदना प्रकट हो जाती है, अचानक जांच के ऊपर प्रश्न खड़े हो जाते हैं और भारत सरकार की जांच के इतिहास में इकलौता एक ऐसा उदाहरण खड़ा होता है जहां एक समय पे केंद्र सरकार की 2 एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। यानी आईबी पहले भी करी थी आतंकवादी, अब भी कहती है आतंकवादी, सीबीआई पहले करी थी आतंकवादी और अब कहती है आतंकवादी नहीं है। और हमारी सरकार आने के बाद जब वो दस्तावेज तलब किए गए कि किस आधार पर इशरत जहां का हलफनामा बदला था, तो फाइल ही गायब थी। यह दर्शाता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति, आज मतलब वोट की राजनीति इस स्तर पे आ गई है कि यदि प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ा मामला हो, ठीक है, तो फिर तो हम कुछ भी करने को तैयार। जैदी साहब इसका जवाब दीजिए। उसके लिए हर प्रकार की सहानुभूति, और जैसे इशरत जहां को बिहार की बेटी तक कह दिया गया। जांच से क्या परहेज है आपको? अगर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की बू भी कहीं से आ रही है, फिर जांच से क्या परहेज है? क्यों उंगली उठा रहे हैं आप पुलिस पर? अगर कांग्रेस के जमाने में जांच किसी और नजरिए से होती है और बीजेपी आने पे वो फाइल गायब हो जाती है, तो भरोसा हिंदुस्तान किस पे करेगा? अभी की बात कीजिए, इस केस की पहले बात कीजिए, फिर इतिहास के पन्ने पलटेंगे मिलके। इसी की कर रहा हूं, सुधांशु जी ने कहा इसी की कर रहा हूं, ठीक है, इसी की कर रहा हूं।
कांग्रेस आती है, फाइल जांच होती है, उसमें इशरत जहां आतंकवादी नहीं होती है। बीजेपी आती है, फाइल गायब हो जाती है, जहां दोबारा शुरू हो जाती है। तो ये तो बीजेपी बताई ये सही है या कांग्रेस बताई ये सही है, दोनों मिलकर फैसला करें कि जांच एजेंसी है क्या। एक करेक्शन, कांग्रेस भी कहती है वो आतंकवादी है, फिर सुन लीजिए, ये तो आप दोनों मिलकर फैसला करो कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग आपने कब कब कहां किस जगह, केवल वो फाइल गायब होती है, कब कहां किस कहना चाहिए। निर्दोष आदमी को आपने अपराधी कह के इनकाउंटर में मारा, ये आप दोनों तय करो, बीजेपी तय करो और कांग्रेस तय करो। जहां पर मत फोकस कीजिए ना, अभी की बात कीजिए। ये गिरफ्तारियां ठीक हुई हैं नहीं हुई? आप सनातन संस्था जिसके आप बम पकड़े जाते हैं, आप उसके समर्थन में रैली निकालते हो, वो आतंकवादी संगठन नहीं होता है। मानव अधिकारों की बात करने वाले आतंकवादी इस देश के अंदर कहे जाते हैं। स्वामी अग्निवेश यहां बैठे हैं, इनके ऊपर आक्रमण करने वाले, इनकी जान लेने वाले वो आतंकवादी नहीं है। स्वामी अग्निवेश जरूर नक्सलवादी इस देश। स्वामी अग्निवेश जी जवाब दीजिए, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर जांच कर रही है पुलिस, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि मानवाधिकार की आड़ में अगर कुछ लोग प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे हैं तो सिर्फ उनके खिलाफ जांच इसलिए ना हो कि ये तो मानवाधिकारों की बात करने वाले लोग हैं, शहरी हैं और इसीलिए गणमान्य लोग हैं, इनकी जांच नहीं होनी चाहिए। जांच से क्या परहेज? ओम अंजना कश्यप जी, जांच में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबूत के तौर पर रोना विल्सन के लैपटॉप में जो चिट्ठी आई है, हाँ। जब मैंने पढ़ी वो चिट्ठी, बहुत पहले की बात है, आज से कुछ महीने पहले, और जब रोना विल्सन की और कईयों की गिरफ्तारी हुई तभी मुझे हंसी आई कि कोई प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करेगा और उसको ईमेल में और बाकायदे सर्कुलेट करेगा। इतना बेवकूफ़ होगा वो? बस सोच के देखिए आप, यानी करने वाले हो सकते हैं और उस पर हमें बहुत चिंता करनी चाहिए। प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख व्यक्ति है और हर कीमत पर उसकी जांच, लेकिन आधार क्या है कि रोना विल्सन के नीचे जो लिखा है आर करके, वो रोना विल्सन, और उसको कहा जा रहा है कि वो हमारे पास सबूत है। इससे ज़्यादा हास्यास्पद प्रमाण क्या हो सकता है? मुझे तो तरस आता है ये सारी पुलिस और जांच एजेंसियों के दिमाग पर कि इतनी छोटी सी गलत चीज़ को लेकर तुम पकड़े हुए और अभी भी गिरफ्तारी करते जा रहे हो। इतने दिनों, इतने महीनों तक रोना विल्सन की गिरफ्तारी के बाद आप इतने दिन रुके क्यों रहे? आज जाकर के सुधा भारद्वाज दिखाई पड़ी, आपको जाकर के आज गौतम नवलखा दिखाई पड़ा। ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से डिसेंट को रोकने के लिए दबाया जा रहा है। जहाँ तक प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी जरा भी कहीं भी आँच आती हो, हम सबको मांग करनी चाहिए उसकी सख्ती से सख्ती जाँच हो और उसके खिलाफ सख्ती से सख्ती कदम उठाया जाए। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमारे प्रधानमंत्री की जिंदगी से खिलवाड़ कर सके। तो आप स्वामी अग्निवेश जी आज तक के कार्यक्रम हल्ला बोल में ये सीधा आरोप लगा रहे हैं, मत कीजिए कि आपको टोक रही हूं माफी के साथ, तो आप आज तक के कार्यक्रम हल्ला बोल में सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा और जांच एजेंसीज ने ये फर्जी मेल खुद से बैठकर टाइप करके रोना विल्सन और इन तमाम लोगों को फंसाने की साजिश कर रही है। मतलब ये चिट्ठी किसी अधिकारी ने लिखी होगी फिर तो आपके हिसाब से सर? किसी ने लिखी होगी, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो उस समय से मांग कर रहा हूं, मैंने फेसबुक पे डाला और 4 स्टेटमेंट दिए कि भाई इसकी जांच तो करो कि ये चिट्ठी क्या है, ये ईमेल में कैसे पहुंची, किसने डाली। एक लैपटॉप की ईमेल को आप सोच लें कि ये हत्या का षड्यंत्र हो रहा। मुझे तो ये लगता है कि जरूर कोई न कोई एजेंसी इसके पीछे काम कर रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, आप भी इस मुद्दे को उठाइए कि भाई जो तुमने आधार बताया है ये कोई पुख्ता आधार नहीं दिखाई पड़ता, और भी कुछ आधार हो तो बताइए। सुधांशु त्रिवेदी जी, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास आ रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। देखिए, स्वामी अग्निवेश जी के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जब आतंकवाद से संबंधित बात हो और वो भी प्रधानमंत्री पर अटैक से संबंधित बात हो, तो क्या रत्ती भर भी चांस ले सकती हैं एजेंसी? जो आप कह रहे हैं एक बार मान लें कि एक संभावना यह भी हो सकती है, तो क्या इतनी गंभीर जांच को संभावनाओं के आधार पर दरकिनार किया सकता है? बल्कि इसके उलट जांच का सिद्धांत तो यह है कि कोई भी संभावना नहीं छोड़नी चाहिए, हर संभावित विकल्प की कड़ाई से जांच होनी चाहिए। और अभी आपने एक बात कही कि एक ईमेल आया है
जिसपे कि बाद में ये विश्लेषण किया जा रहा है कि ये ऐसा है पर वो ऐसा हो या ना। यहां तो उल्टा था भाई पुराने जमाने में। ये तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केस 2011 में एनआईए को शिफ्ट होते हैं और कांग्रेस के नेता 2008, 9 और 2007 के अंत से बोलना शुरू कर देते हैं। यानी अभी 2-3 साल पहले से अभी एनआईए में केस गया है, जांच तक हुई नहीं है, उसके 2 साल पहले से वो विशेषण, वो एडजेक्टिव चलने लगता है। तो समस्या वहां पर थी। हमारे यहां तो एक घटना हुई है, उसका पोस्ट फैक्टो एनालिसिस आपने स्वयं कहा 5 महीने पहले का है, तो अगर आज जांच हो रही तो इसमें कौन सी समस्या की बात है? और भारतीय न्याय व्यवस्था पर क्या हम सबको यकीन नहीं है क्या? वो न्याय व्यवस्था जो याकूब मेनन जैसे दुर्दांत आतंकवादी के लिए भी रात में 12 बजे भी सर्वोच्च न्यायालय खुल सकता है, कम से कम उस न्याय व्यवस्था पर तो यकीन रखना चाहिए। ठीक है, अब जवाब सुनिए स्वामी जी। उनका ये कहना है कि जांच ही तो की जा रही है, इसको विछंट क्यों कहा जा रहा है अभी से? नहीं, जांच की जा रही है। अंजना जी, आप देखिए कि जांच का कोई आधार दिखना चाहिए, कुछ कॉमन सेंस को भी अपील करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप जरूर कीजिए जांच, लेकिन कुछ बताइए तो सही, क्या सबूत मिला है आपको कि प्रधानमंत्री के और उस तरह के मार्च के ऊपर अटैक होगा और इस तरह मारा जाए? ये सब बातें कोई लिखेगा हत्यारा करने वाला? सोच सकती हैं कभी आप? इस तरीके से पब्लिक करेगा? ईमेल तो एक पब्लिक चीज होती है, रिकॉर्ड पे ला रहे हैं वो अपनी चीज को, ऐसा कोई करेगा? इतना मूर्ख होगा वो? मुझे नहीं लगता। देखिए कि हो सकते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बात पर सही हों और मैं भी उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे उनसे बड़ी विनम्रता से ये कहना है मेरे दोस्त, इस तरीके के जिसको हम कहते हैं ना विच हंटिंग वाला जो तरीका है, ये शोभा नहीं देता इतनी बड़ी हमारी सरकार को, इतनी बड़ी संप्रभुता को, और जिसके पास इतनी ताकत है, पूरे देश में प्रधानमंत्री के लिए पूरी सद्भावना है और कोई नहीं चाहेगा कि उनके ऊपर कोई भी आंच आने पाए। लेकिन इस तरीके के छिछली चीज़ों को लेकर के आप जांच करना चाहें बेशक कीजिए, और कोर्ट में जाएगा मामला, वहाँ पर भी इसकी कुछ न कुछ बातें समीक्षा होंगी, बहुत जल्दी होंगी मुझे लगता है। लेकिन करना ही अपने आप में बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटे स्तर का काम है। आप इस तरह का मत कीजिए, कोई और बड़ा सबूत दीजिए कि ऐसा। विवेक अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है सुधांशु जी को एक जवाब इसका देना चाहिए। देखिए सुधांशु जी, बहुत जरूरी है कि प्रमाण हो, क्योंकि जिन लोगों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है, जुडिशियल स्क्रूटिनी, यानी अगर कोर्ट में आपके ये आरोप नहीं ठहरते हैं तो बड़ी किरकिरी होगी सर। देखिए, जांच में जो भी तथ्यात्मक प्रमाण है वो न्यायालय के समक्ष रखे जाते हैं, वो पब्लिक नहीं किए जा सकते। पब्लिक करने से तो उन लोगों को जो उसमें संलिप्त हैं उनको मौका मिल जाता है। लेकिन पब्लिक स्क्रूटिनी भी होता है आजकल। पूर्वाग्रहग्रस्त की बात है तो हमारे जितने भी सम्मानित लोग बैठे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नहीं यहां मैं पूछना चाहता हूं इनके लोगों से, अरे भाई जब विवादित ढांचा गिरने की जांच हुई थी तो आपने तो ऐसे ऐसे लोगों के नाम डाल दिए थे, अटल जी का नाम डाल दिया था जो जिंदगी में कभी अयोध्या गए नहीं, जगदंबिका पाल जो उस समय कांग्रेस के सांसद थे उनके नाम डाल दिए थे। समतल करनी है, जांच पे सवाल उठाए थे अटल जी का, और सारे के सारे जांच न्यायालय में औंधे मुंह गिरे। हमने सुधांशु जी लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट में, लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट में जो सदन के पटल पे रखी गई आमिर जैदी जी, उसमें अटल जी और जगदंबिका पाल जो कांग्रेस के सांसद थे उनका नाम था भाई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप लोग उस मानसिकता से ग्रस्त हैं, इसलिए आपको बार बार ये बात नजर आती है, क्योंकि आपने अपने जमाने में यही किया था। दुष्भावना से फिर वो काम मत करो। ठीक है, विवेक अग्निहोत्री जी, विवेक अग्निहोत्री जी। अरे भाई, लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट है, निम्न स्तर की क्या बात है? जाइए नेट पे जाइए, पढ़ लीजिए। जगदंबिका पाल और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों का नाम था। सुधांशु जी, आपसे एक निवेदन है सर, ये लोग शांत हो तो मैं बोलूं। सुधांशु जी प्रभु, जब इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना, तो कभी आप इशरत जहां पर चले जाते हैं, कभी अयोध्या पर, थोड़ा सा सर इस पर फोकस रखिए, फिर बुलेटिन के दूसरे हिस्से में इन सब पर जाएंगे एक एक करके। विवेक अग्निहोत्री जी, देखिए मैं इस पूरी बहस को एक कदम आगे आपके साथ ले जाना चाहती हूं। एक प्रोपेगेंडा गैंग इस देश में काम कर रहा है सरकार के खिलाफ। ये शहरी नक्सली हैं जो सरकार के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। इस तरीके से इस पूरे नैरेटिव को, मतलब पूरी जो बातचीत है पब्लिक एरिना में, उसको आगे ले जाया जा रहा है। आपको लगता है कि ये इतना गंभीर मुद्दा है, अगर वाकई प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी जान लेने के लिए साजिश रची जा रही है, तो इस तरह का नैरेटिव इसको देना सही है? क्योंकि अगर गुनहगार हैं और कुछ लोग हैं तो उन पर शिकंजा कसना चाहिए, कानून के तहत होगा। ये सोशल मीडिया की कहानियों से नहीं चलेगा भारत।
अंजना जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है, तो इसलिए मैं आपको 2 मिनट मुझे दीजिए, क्योंकि इस विषय पे मैं 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और शायद मेरे से ज़्यादा किसी ने इस सब्जेक्ट पे रिसर्च नहीं किया। मैंने फिल्म भी बनाई है, मैंने बुक भी लिखी है जो कि बेस्ट सेलर है। देखिए, अभी जो स्वामी अग्निवेश जी ने बोला कि भाई जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी क्या इस तरह से चलेगी, कॉमन सेंस भी यूज़ करना चाहिए। ये एक बहुत गहरा सेंटेंस इनने बोला, ये इनकी मानसिकता बताता है। ये लोग क्या करते हैं, डाउट क्रिएट करने का काम करते हैं। ये लोग एक्सटॉर्शन करते हैं बस्तर में, वहां से करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास रेड कॉरिडोर से लोग इकट्ठा करते हैं और वो पैसा यूज होता है अर्बन नक्सलिज्म के काम पे। अर्बन नक्सलिज्म क्या, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताता हूं। जब असिस्टेंट प्रोफेसर साई बाबा, जी हाँ, जब असिस्टेंट प्रोफेसर साई बाबा अरेस्ट हुए थे तो उनके घर से इनके 5 स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे और उन डॉक्यूमेंट में लिखा था कि ये लोग जो है स्टेट ऑफ इंडिया, भारत जो स्टेट है उसको टेक ओवर करना चाहते हैं और वो करेंगे ये लोग सिटीज को कैप्चर करके विद आर्म्ड रेवोल्यूशन, मतलब हिंसा के जरिए, बंदूकों के जरिए। और इनका मानना यह है कि कुछ इंटेलेक्चुअल सेल्स, कुछ मीडिया सेल्स, कुछ स्टूडेंट सेल्स, कुछ लेबर सेल्स, इस तरह के इनने एक्टिविज्म के सेल्स किए जिसको ये फंड करते हैं। ये जो प्रोटेस्ट अभी हुई थी भीमा कोरेगांव का, जो है ये जो प्रोटेस्ट अचानक से होती हैं, जिनका फेसलेस है, जिसका कोई लीडर नहीं, अलग अलग लोग एक दिन में आ जाते हैं, ये सारी फंडेड हैं। ये जो आप देखती हैं याकूब वगैरह के लिए रात को जो खुलते हैं, उसकी फीस कौन देता है, कौन फंड करता है इन सब प्रोटेस्ट को? ये जब सवाल उठने शुरू हुए, ये जो 5 नाम आए हैं जो वारा राव और इन सब लोगों के, ये नाम जब मैं रिसर्च कर रहा था, ये सन 2010 से इंडियन इंटेलिजेंस के पास है। फर्क ये है कि पिछली सरकार एक्ट नहीं करती थी, ये सरकार एक्ट कर रही है। और तीसरी बात यह है कि जो इंक्वायरी है वो तो होने दीजिए, उसके पहले आप जज बन के क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि जिस कोर्ट के स्वामी अग्निवेश चीफ जस्टिस हैं, वो कोर्ट ऐसे ही चलता है जहां पे लोगों का सर काट दिया जाता है, कैंगरू कोर्ट्स बोलते हैं उनको। तो ये है अर्बन नक्सलिज्म, इस देश का सबसे बड़ा खतरा आज इस देश को कुछ है। और ये लोग एक इस्लामिक दलित ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए इनको टेरर फंडिंग आती है और एक्सटॉर्शन का पैसा आता है। ये मैं रिसर्च में, बुक में भी लिख चुका हूं और ये मैं किसी से भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं इस विषय। ठीक है स्वामी जी, जवाब दीजिए क्योंकि आरोप सीधा है आप पर। देखिए कि ये बहुत ही घटिया सा आरोप लगा रहे हैं विवेक अग्निहोत्री जी। मैंने कब किसी के इस तरह गला रेत के हत्या किए जाने का समर्थन किया? मैं उसकी भरपूर भर्त्सना निंदा करता हूं। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा हो, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। मैं मनुष्यों की हिंसा क्या, पशु पक्षियों की हिंसा के खिलाफ हूं। मैं पूरी हिंसा की संस्कृति के खिलाफ हूं। आप मेरे ऊपर क्यों मर रहे हैं कि मैं उसका चीफ जस्टिस हूं जहां पर इस प्रकार के फैसले दिए जाते हैं? मैंने कभी अपहोल्ड नहीं किया, मैंने सिरे से इसको निंदा की है, मैं इसके खिलाफ खड़ा हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यदि आप आज की तारीख में मुद्दे पर टिके रहिए, पीछे आगे की बातों को मत उठाइए जैसे अंजना जी कह रही हैं। सीधे से सीधे आज बताइए, आज आपके पास वो कौन से पुख्ता सबूत हैं जिस पर एक आम आदमी भी समझे हाँ भाई वजनदार है ये? बस वजनदार की कोई चीज बताइए और उसके बाद फिर एक्शन लीजिए। हम भी आपके साथ खड़े हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। अभी तो रेड किया है, कुछ घंटे पहले तो रेड किया है, आप कैसे कह सकते हैं ऐसा नहीं है? स्वामी जी, अभी तो रेड किया है कुछ घंटे पहले, तो अभी तो इंक्वायरी शुरू भी नहीं हुई, ए फॉर एप्पल भी नहीं चालू हुआ अभी तो आप कैसे जजमेंट लेके बैठे हैं? पर रेड किया और आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं इन लोगों को? आपका क्या उसमें इन्वेस्टेड इंटरेस्ट है? लैपटॉप के आप कैसे जुड़े इन लोगों से? आपने उस लैपटॉप के, आप इन लोगों से कैसे जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, आप इनके एडवोकेट बन के क्यों बैठे हैं? मैं किसी तरह आप इनके एडवोकेट क्यों बन रहे हैं? आपका इनसे क्या कनेक्शन है? खुल के बात करते हैं ना, आइए खुल के बात करते हैं। स्वामी जी आप बताइए ना, आपका क्या कनेक्शन है इन लोगों के साथ? या मैं बताऊं? सनातन संस्था बजरंग दल, अभिनय भारत से आपके क्या रिश्ते हैं? मैं बता रहा हूं आपको। मैं जो मेरठ के अंदर अभी गोट से अदालत खुली, वो जवाब दे ले, हम फांसी की सजा देंगे। एक बार बात कर लेते हैं, मैं आपके पास आ रही हूं। जैदी साहब थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार स्वामी जी बात जवाब उसके बारे में बात करता हूं। देखिए, मेरे कोई इस तरह के रिश्ते नहीं है जिस पर आप स्वामी जी आपका क्या कनेक्शन है इन लोगों के साथ? आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आपके पास मेरे बारे में भी कोई सबूत, तो फिर क्यों डिफेंड कर रहे हैं? गिरफ्तार करो। आप देश के साथ खड़े होइए, देश के साथ खड़े होइए, हिंदुस्तान के साथ खड़े होइए। नहीं, देखिए ना, मैं भारत के संविधान के साथ खड़ा हूं। मैं न्यायपालिका आपकी सरकार मतलब क्या आपकी नहीं है क्या? आप भारत में नहीं रहते क्या? आपकी सरकार नहीं है ये जो आरोप लगा करके? नहीं, मैं, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
नहीं, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप डाउट क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं पूरा देश एक साथ खड़े होकर ये बात कर सकता है कि हाँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? मैं सरकार का पूरा आलोचक होते हुए, पुलिस कार्रवाई का पूरा आलोचक, लेकिन आप देश के दुश्मनों के एडवोकेट क्यों बन रहे हैं? आप ऐसा मत करिए। सरकार परस्त हो तो आप जिस तरह की वेशभूषा पहनते हैं आपको शोभा नहीं देता। आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मान रहे हो? कैसे किसी को आप देश के दुश्मन कह देंगे? आपको देश के दुश्मनों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। टेररिस्ट मेरे ऊपर भी अटैक हुआ तो यही कहा गया देश का दुश्मन है। इस देश को कितना नुकसान पहुंचता है इन लोगों से आप जानते हैं? मैं अटल जी को, आपका पर्सनल मामला था, आप उसको इसमें बीच में ना लाइए। आप ये देश के ऊपर अटैक है। अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा था, मैं अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा था और मेरे को गद्दार कह करके मेरे ऊपर अटैक हुआ। आपने निंदा की उसकी? प्रधानमंत्री ने निंदा की उसकी? किसी ने की? मैं हर तरह की वायलेंस की निंदा करता हूं। मैंने कौन सा गुनाह किया कि मेरे ऊपर प्रधानमंत्री को मैं क्यों बात कर रहे हैं? आप, मैं देश का नागरिक हूं। मैं आपकी, हाँ, तो आपका सारा गुस्सा प्रधानमंत्री के साथ है। आपका गुस्सा प्रधानमंत्री के साथ है। तो अभी तक आप जो बोल रहे थे सब वो ड्रामेबाजी थी। आपकी असली लड़ाई प्रधानमंत्री के साथ है। देखिए, आप किसका विरोध कर रहे हैं? नीतियों के खिलाफ है। नहीं, आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? गलत नीतियों के खिलाफ है। तो हम देश के नहीं तो ये इसका विरोध कर रहे हैं। अरे उनकी नीतियां गलत है तो आप टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट करने लगेंगे? यही तो आप लोग कर रहे हैं। अरे आप मोदी जी से नफरत करते हैं, इसका मतलब आप देश से नफरत करने लगेंगे? कैसे आदमी है आप? इतना किस तरह का आप बात कर रहे हैं? इतना लूज टंग मत कीजिए। आपकी शिकायत मोदी जी से, तो आप टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट करेंगे? आरोप लगा उनको टेररिस्ट बोलते चले जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मुझे बुरा लग रहा है आपकी बात सुन के। स्वामी जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, मुझे आपकी बात सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि आप मोदी जी से नाराज हैं, इसलिए आप देश के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। खुले डिबेट में ये कैसी बात हुई? तो कोई लॉजिक नहीं हुई। नहीं, मोदी जी से देश के दुश्मन कैसे हो गए? आपके पास क्या सबूत है कोई देश का दुश्मन है? मैं ये तो पूछ रहा हूं, टेररिस्ट कैसे है? आप ही तो, आप किसी को भी टेररिस्ट बोल दोगे, आतंकवादी। ये भी तो सबूत नहीं है कि देश के, अरे ये भी तो सबूत नहीं है देश प्रेमी है। अच्छा, आपके पास क्या सबूत है कि देश प्रेमी है? आपके पास क्या सबूत है देश प्रेमी है? आपके पास क्या सबूत है देश प्रेमी है? आपके पास क्या सबूत है देश प्रेमी है? सबूत है आप देश प्रेमी है? आप प्रूव करिए देश प्रेमी है वो। नहीं, आपके पास क्या सबूत है आप देश प्रेमी है? आरोप लगा मैं पुलिस। नहीं, आपके पास क्या सबूत है आप देश प्रेमी है? रिस्पेक्ट करता हूं। आपके पास क्या सबूत है आप देश प्रेमी है? एक सेकंड तरह नेगेटिव नहीं, आप एक माननीय नागरिक को, सम्मानित नागरिक को आप यहाँ बिठा के उसे अपमानित करेंगे, ये उचित है? आपके क्या सबूत है आप देश प्रेमी है? क्या सरकार का विरोध देश का विरोध होता है क्या? जवाब दीजिए विवेक अग्निहोत्री जी। क्या सरकार का विरोध देश का विरोध होता है क्या? हमने दो प्रधानमंत्री अपने खोए हैं, हम किसी आतंकवाद को समर्थक नहीं करते हैं, लेकिन आप एक सम्मान सरकार का विरोध नहीं है भाई साहब, उसे अपमानित करेंगे, ये देश जानना चाहता है। जब स्वामी अग्निवेश अटल जी के यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे थे, अपमान क्या? वाद विवाद हो रहा है, इसमें अपमान क्या है? यही तो आपका प्रॉब्लम है। वाद विवाद आप लोग वाद विवाद के लिए, मैं वाद विवाद कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, मुझे जवाब दे रहे हैं। आप उसका विरोध करते हैं, आरोप लगाए बम पाए जाते हैं, आप उसका विरोध करते हैं। अगर किसी भारत के लोग कहने के लिए लोग बेईमान हैं, आप उसका विरोध करते हुए ठीक है, नजर आते हैं ना। जैदी साहब, दमदार से वाले जवाब सुनिए। आपके नेता समझा के भारत की बदनामी करते, शर्म नहीं आती आपको? शर्म से डूब मर जाना चाहिए आप लोगों का। आपके राहुल गांधी ये ठीक नहीं है। भाषा पर संयम हो, सबकी आवाज नीचे कीजिए। एक सेकंड, देखिए ये विषय ऐसा है कि सबकी भावनाएं, एक सेकंड सर, ये राजनीतिक एजेंडे आपके, ये ऐसा विषय है कि हर कोई भावनाओं के साथ बोल रहा है, लेकिन भाषा पर संयम रखना पड़ेगा। भाषा पर संयम रखना होगा, हर किसी को भाषा पर संयम रखना होगा। क्या क्या हो सकती है? भाषा पर संयम रखना होगा और आरोप के साथ प्रमाण देना होगा। जैदी साहब, यहाँ पर बातचीत हो रही है, सवाल को आप एक तरफ अपमान नहीं कर सकते, एक तरफा बातचीत मत कीजिए। आपने इनसे कोई प्रमाण जी नहीं, आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि आप उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने एक बार भी सीधे स्वामी अग्निवेश पर कोई आरोप नहीं लिखा है। वो पूछ रहे हैं कि आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं। या तो ठीक से सुनिए, वो मत सुनिए सर जो आपकी कल्पना में घूम रहे हैं। कल्पना में नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय कल्पना में है, उसको मत सुनिए। तैयार नहीं होते। अभी सुधांशु जी कहते हैं कि साहब कांग्रेस के जमाने में इशरत अली आतंकवादी नहीं थी, इनके जमाने में आतंकवादी हो गई। तो जांच एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं तो सरकारें करती है, स्वामी अग्निवेश नहीं करते। स्वामी अग्निवेश जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोषी कहा, उसको तो आप दोषी मानने को तैयार नहीं हुए और यहाँ बहाना ले रहे हैं सबूत का।
क्यों करते हैं? विवेक जी, मैं ऐसा जरूर कहूंगी कि हम सब एक दूसरे की उम्र का भी जरा लिहाज करें और भाषा पर संयम रखें। थोड़ा शर्म और इस तरह के शब्द जो होते हैं ना कि हर कोई करे, सभी की आंख का पानी लगता है जैसे निकल चुका है, खत्म हो चुका है जब हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आप सबसे आप सवाल पूछिए, 10 पूछिए और जबरदस्त पूछिए, सख्त पूछिए, लेकिन कि किसी पर आरोप लगाइए और गलत भाषा का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपके पास अब आना चाहती हूं संजय सिंह साहब। संजय सिंह साहब, सवाल यह है कि अभी जांच शुरू हुई है, कुछ प्रमाण का जिक्र पुलिस कर रही है, हम मान लें कि लोकतंत्र का गला सरकार घोट रही है, पुलिस प्रशासन सब मिलकर साजिश रच रहे हैं, लेकिन कौन गारंटी देगा अगर उनकी जांच सही निकल जाती है कल? फिर आप जैसे लोग जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे देश को? सवाल देश की प्रधानमंत्री का है, उस कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो, क्या उसकी जान की परवाह करना या फिर उसके लिए अंतिम लकीर तक जांच करना जरूरी नहीं है? संजय सिंह जी। चार बात कहना चाहूंगा मैं कि पहली बात है कि जहां तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, ये देश का बहुत अहम मुद्दा है और इसको ना इस तरह से टीवी चैनल पे विवाद का मुद्दा बनाने का एक नुकसान है कि इसमें जो राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल और उसके सर्वोच्च जो लीडर हैं उनके सुरक्षा का सवाल जो है वो राजनीतिक विवाद के घेरे में आता है। तो जो इस तरह से आप लोग विवाद कराते हैं किसी मुद्दे का और इतने संजीदा मुद्दा का, ये थोड़ा ना मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत कल्याणकारी इसका परिणाम नहीं होगा। सिंह साहब पूछिए प्रशांत भूषण से, कैसी बात कर रहे हैं जैदी साहब आप? नहीं, क्योंकि आपने सीधे उंगली उठाई है तो आपको जवाब सुनना पड़ेगा। हुआ मुद्दा है, जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को बिल्कुल पक्का किया जाए। तो फिर जैदी साहब बोलिए उन लोगों के खिलाफ जो इसको विछंड करा दे रहे हैं। बोलिए प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के विरोध की आवाज दबाना चाहती है इसलिए ये गिरफ्तारियां कर रही है। बोलिए उनके खिलाफ, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस पे जांच एजेंसियां काम करें, रॉ काम करे, सीबीआई काम करे, पूरी जांच एजेंसी हमारे पास। इसमें टीवी मीडिया में बैठकर तू मैं करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन आप किसी को यहाँ बैठ के प्रमाण पत्र दे दे स्वामी अग्निवेश जैसे शख्स को कि साहब ये तो नक्सली पे मिले हुए हैं, हम इसकी बर्खला करते, हम इसकी आलोचना करते। जैदी साहब, आप उनके कंधे पर बंदूक रखकर क्यों गोली चला रहे हैं? मुझसे सवाल है ना, मुझसे बात कीजिए। बार बार आप स्वामी अग्निवेश का जिक्र कर रहे हैं, मेरा सवाल सुनिए। फिर विछंड कहने वाले लोग जो कह रहे हैं कि सरकार जांच नहीं, पुलिस जांच नहीं, प्रशासन जांच नहीं, साजिश कर रही है इन लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी तो बोलिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, ये तो देश को बाद में पता चलना चाहिए था। अब तक तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था। हमने दो प्रधानमंत्री देश के अंदर खोए। हम नहीं चाहेंगे किसी आतंकवाद का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उसके ऊपर ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि किसी को पकड़ के कह दीजिए कि ये है। ये किसानों को माओवादी कह देते हैं, इनके इशारे पे, जिस सरकार के इशारे पे सारे मीडिया नतमस्तक हो, वो सोशल मीडिया में कहते हैं कि ये शहरी माओवादी है, ये इस तरह के लोग हैं। ये किस तरह की बात करते हैं? जब बोर्ड की अदालत मेरठ के अंदर बनती है उसमें कुछ नहीं बोलते, सनातन संस्था के आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसमें कुछ नहीं बोलते, उसमें कोई डिबेट नहीं होती है। महाराष्ट्र के अंदर उनके समर्थन में प्रदर्शन करते हैं। ये कौन सा कल्चर डेवलप करना चाहती है सरकार? जैदी साहब, याद रखिएगा, जिन मीडिया हाउसेस पर आप आरोप लगा रहे हैं ना, उसी में से एक मीडिया हाउस में बैठकर हम आपको ये जगह दे रहे हैं कि आप सरकार पर हमला करें और आपकी आवाज हम इस मीडिया हाउस में बैठ के ये चाहते हैं सवाल कर रहे हैं और हम सब पूछ रहे हैं। देश की आर्थिक नीति में बैठ करें, पेट्रोल के दाम 80 रुपए के 5 दिन के अंदर कर रहे हैं, हम उस पर बैठ करें। आप मीडिया हाउस का एजेंडा चलाना चाहते हैं जो कि हो नहीं पा रहा। किसान पे बात करें, रोजगार पे बात करें, इस पे बात करने के लिए जांच एजेंसियां मौजूद है और जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री का सुरक्षा। चिल्ला लीजिए, आज आप ही चिल्ला लीजिए, हम लोग चुप हो जाते हैं। मजबूत किया जाए प्रधानमंत्री का मीडिया हाउस का एजेंडा आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जब वो नहीं हो पाता है तो आप यहाँ पर आकर बौखलाते हैं। मेरा तो आपसे निवेदन है सर, इतने आप वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग आपको जगह देते हैं कि आप सवाल करें सरकार से। और आप देख लीजिए,
आज भी इस पैनल में हमने ये पूरी कोशिश की है कि 3 आवाज अगर एक हिस्से की है तो 3 आवाज दूसरे हिस्से की हो, लेकिन आप और आपके आरोप खत्म नहीं होते। आज पेट्रोल के दाम 80 रुपए के पार जा रहे हैं, बोलिए ना फिर, नहीं हो रही, किसने रोका है? बात नहीं हो रही, पेट्रोल के ऊपर किसान की बात, किसान के ऊपर बात नहीं हो रही है। विछंट लगाए बैठे हैं, नाले से पकौड़े निकाल के गैस बेचने की बात होती है। स्टूडियो में बैठे इसका फायदा मत उठाइए, स्टूडियो में बैठे इसका फायदा मत उठाइए, बाकियों को भी बोलने दीजिए। और किसी ने आपको पेट्रोल पर बोलने से नहीं रोका है, आप ही विछंट करके बैठे हुए हैं। जो कुछ बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं ना, ये विपक्ष का महागठबंधन क्यों नहीं इस मुद्दे पे होता है? जो ये बोल रहे हैं तब क्यों कहते हैं सामुदायिक शक्तियों को रोकना है, इसलिए सेकुलर दल एक हो जाए? संजय सिंह जी, आप अपनी मर्जी से इस बहस में आए हैं, और वो इसलिए क्योंकि सब ये विछंट की सुबह से रट लगाए बैठे हैं कि इतने लोगों को इससे गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि सरकार इनके खिलाफ साजिश रच रही है, विरोध की आवाज को दबा रही है। कंप्लीट आपने करने हमने दी इसीलिए, हाँ वो इसलिए क्योंकि आप सीधे उंगली हम पे उठा रहे हैं, तो हमको जवाब देना होगा ना सर। बात पूरी करने दी नहीं तो आप फिर आपको मैंने कब उठाया आप पे उंगली, आप मुझे टीवी पे बैठिए, बहस में शामिल होइए, फिर उसी को कोसिए। तो बीच में ही बात खत्म, बात रखिए। कोई एक तरफा नहीं बोल रहा है, एक तरफा तो आप बोल रही हैं। सरकार के खिलाफ बोलिए अगर आपको बोलना है। नहीं दे रही सारी आवाज तो जैदी साहब आपकी आवाज, जैदी साहब आपके हिस्से की बोलने देंगी तब बोलूंगा ना, आप बोले जा रही हैं तो मैं तब बोलूंगा। फिर जैदी साहब बोलने दीजिए ना उनको। ठीक है संजय जी बोलिए। हाँ आ रही हो रागी साहब, इसके बाद आ रही है। देखिए दूसरी बात क्या है कि एक चीज बहुत इसकी जो है, ओह सॉरी, बोलिए जल्दी बोलिए सर, लगा नहीं पाऊंगा मैं। चलिए जितना वक्त उनको लग रहा है। रागी साहब, क्या देश का विरोध है सरकार का विरोध करना? क्या सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको देश का विरोध मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी? ये सीधा आरोप है कि ये सभी वही लोग हैं जो सरकार की नीतियों को कोसते रहे हैं, उसके खिलाफ बोलते रहे हैं, जो पिछली बार कोरेगांव की हिंसा के बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसके खिलाफ बोल रहे थे, बिना सबूत के विछंट किया जा रहा है, इनको पकड़ा जा रहा है। देखिए अंजना जी, ये विमर्श और बहस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देश की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो शहरी नक्सल कहिए या और रूरल नक्सल्स, ये दोनों मिलकर के ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये भारतीय स्टेट के खिलाफ हैं। और दूसरी बात ये मैं बता दूं, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, ये इन्हीं का डॉक्यूमेंट्स है और उस डॉक्यूमेंट को होम मिनिस्ट्री ने एक्सेस करके सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रखा है। तीसरी बात, सबसे ज्यादा नक्सल्स को कहां मारा गया? बंगाल में मारा गया, जिसके बारे में अभी जैदी साहब बात कर रहे थे। इनकी सरकार ने सबसे ज्यादा नक्सलियों को मारा है पश्चिम बंगाल में। यही कारण है कि नक्सल मूवमेंट जो है वो बंगाल में तो खड़ा होता है, लेकिन वो भाग करके जो है वो हैदराबाद और भाग करके फिर वो इधर जब हमारी सरकार बंगाल के अंदर थी, ये पता होनी चाहिए। प्लीज जरा सुनिए। मैं आपको टोक के एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड, रागी जी की आवाज नीचे। रागी जी आपसे एक सवाल है। देखिए, जो सरकार का विरोध करेगा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको आप शहरी नक्सली कहते हैं। ये जो नया टर्म आपने कॉइन किया है, जो भी सरकार का विरोध करे सब शहरी नक्सली, ये ठीक नहीं है ना? क्योंकि सरकार का विरोध करने की इजाजत सबको है। जो आप स्टेट के खिलाफ कह रहे हैं, दरअसल वो एक आड़ है, ये सरकार के विरोध में। अंजना जी आपने तो शब्द को और थोड़ा सा कम कर दिया। ये शहरी नक्सल नहीं है, ये कैंपस नक्सल है। यहां कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं स्टेट के खिलाफ। रोज क्लास के खत्म होने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है, विश्वमन किया जाता है, भारत सरकार के खिलाफ नहीं, भारतीय स्टेट के खिलाफ। और ऐसे ऐसे लोगों को, जिनमें से आज बहुत सारे जिनके घर में छापे पड़े हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के ओरिएंटेशन क्लास में लेक्चरर्स को ओरिएंटेशन क्लास दे जाते हैं, विद्यार्थियों को ओरिएंटेशन दे जाते हैं, कई कॉलेजेस में उनको प्रिंसिपल बुलाते हैं। और ये खड़गपुर यूनिवर्सिटी, जेएनयू के तो ये हमेशा मेहमान रहते हैं। अगली बात मैं बता देना चाहता हूं, इनका नेटवर्क, मैं स्वामी अग्निवेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरह जैसे पूरा का पूरा नेतृत्व जो है वो छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिया नक्सलियों ने? तब आप कहां थे? तब आप कहां थे? आपने क्यों नहीं जाकर के विरोध किया? जवाब सुनिए सर। रोज मारे जा रहे हैं, रोज मारे जाते हैं, राजनीतिक हिंसाएं होती हैं, निर्दोषों को मारा जाता है। और आप एनएचआरसी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, तब आपको मालूम होगा। एनएचआरसी की रिपोर्ट को भी ठीक से नहीं लिया गया है। एनएचआरसी की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है
कि नक्सल जो है वो छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को यूज करते हैं, यौन शोषण तक उनका करते हैं, और सरकार के खिलाफ नहीं, स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आप लंबा सवाल मत कीजिए। सरकार का विरोध है। ह्यूमन राइट्स की बात कौन करता है? मिस्टर रागी, जो चाइना में जिनके शरीर के ऊपर तोप चलाए जाते हैं, वो लोग ह्यूमन राइट्स की बात यहां पर करता है। स्वामी अग्निवेश जी, देखिए अंजना जी, बहस को ना इधर से उधर ले जाया जा रहा है। आप कई बार कह चुकी हैं कि भाई सरकार की आलोचना को कोई भी व्यक्ति देश की आलोचना या देश के प्रति गद्दारी नहीं माने, लेकिन मैं बार बार पूछना चाहता हूं, यदि देश के प्रति गद्दारी का कोई भी सबूत है, में मैं जानता हूं, मुझे बोल ले। रागी जी प्लीज, रागी जी ये ठीक नहीं है, रोज का इंटरेक्शन होता है। रागी जी ठीक नहीं, ये मत कहिए कि इसे आप जानते हैं और हम बाकी लोग नहीं जानते हैं। रागी जी प्लीज, सरकार के खिलाफ नहीं है, देश के खिलाफ काम करते हैं। रागी जी, आपका नाम स्वामी अग्निवेश तो नहीं है? ये पिछले 4 साल से हुआ आज। स्वामी जी, मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, एक शायर कहता है माली से अदावत है, लेकिन मैं चमन का बहुत ही बड़ा उसका प्यारा हूं, और सरकार का दुश्मन हूं, लेकिन वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को जो बदलेंगे चमन फिर भी रहेगा, सरकार को बदलेंगे वतन फिर भी रहेगा। इसलिए कोई भी इस गुमान में न रहे कि मैं आज सरकार में हूं तो मैं वतन हूं, मैं देश हूं, और मेरी आलोचना करने वाला देशद्रोही है। इस प्रकार की भाषा बोलना आपकी कमजोरी दिखाता है मेरे दोस्त। आप आइए, तथ्यों के ऊपर आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी भी एक नागरिक की भी इस तरह की कोई साजिश हो रही हो, हमें उसके लिए भी उतनी ही ताकत से उठानी है, और प्रधानमंत्री के लिए तो पूरी ताकत से उठानी है। सुधांशु जी, हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ तो सबूत बताइए, दिखाइए। सबूत दिखाइए सरकार। इतने दिनों से सबूत थे, तो फिर ये 4.5 साल निकाल दिए आपने सरकार, 4.5 साल निकाल दिए आपने। एक आध सबूत कहीं पेश करके किसी को दंडित किया होता तो पता लग जाता कि भाई हाँ, मैं बात कहना चाहता हूं सबूत है कि आप किसी नेता की कितनी भी कटु आलोचना करिए, हम स्वागत करते हैं। सरकार की आलोचना करिए, हम स्वागत करते हैं। पार्टी की आलोचना करिए, हम स्वागत करते हैं, पर देश की कटु आलोचना बर्दाश्त नहीं है। अब ये बताइए, आपने कहा सरकारें जाएंगी देश रहेगा, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने के बाद इसी टीवी चैनलों पर बैठकर बहस हुई थी कि नहीं हुई थी? आज जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उसके भी पक्ष विपक्ष में तर्क दिए गए थे कि नहीं? संसद पर हमले का जो मुख्य आरोपी था उसके भी पक्ष विपक्ष में बैठ के तर्क हुआ था कि नहीं हुआ था? और अर्बन नक्सल्स क्यों कहा जाता है कि 2010 में छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक सीआरपीएफ के जवान मार दिए जाते हैं, और कथित रूप से जेएनयू के एक हॉस्टल में जश्न मनाया जाता है, मिठाइयां मंगाई जाती हैं, जो कि दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा अभिजात्य वर्ग माना जाता है। तो क्या है ये? हिंसा का संपोषण। और एक मूलभूत प्रश्न है, जिन जिन राज्यों में वामपंथियों का वर्चस्व बढ़ता है, राजनीतिक हत्या की संस्कृति वहीं क्यों शुरू होती है? केरल हो, पश्चिम बंगाल हो या त्रिपुरा हो। कांग्रेस से भी हम लोगों का बड़ा मतभेद रहता है। राजनीतिक हत्या की संस्कृति नहीं है, न गुजरात में, न मध्य प्रदेश में, न सुधांशु जी, हम नेता की आलोचना नहीं करते, विचार ही है द पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। सुधांशु जी, हम नेता की आलोचना नहीं करते, ये लोग सबूत की बात कर रहे हैं करते हैं, जहां आप सबूत को छोड़िए, न्यायालय में आरोप सिद्ध हो गया पर संविधान किसने जलाया और तिरंगा किसने जलाया, आप उसकी बात नहीं कर सकते। अगर जेएनयू में किसी ने देशद्रोह के नारे लगाए क्या, अब तक उसे सजा होनी चाहिए थी। आप चार्जशीट सबमिट नहीं करते, ये इल्जाम आप पे आए होता है। और दूसरे वतन की बात करते हो, हमारी उसके वतन पर देखो तो तेरी एक मुश्त खाद के बदले लू ना हर की जगह बहिष्कृत करते हैं। नीतियों की आलोचना नेता की आलोचना नहीं होती, देश की आलोचना नहीं होती। हम नीतियों की आलोचना करते रहे और बार हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैंने आपके बोलने में नहीं बोला। अब मैं एक और बात कहता हूं अंजना जी, मैं एक फैक्ट बताता हूं। ये 9/11 का जब हमला हुआ तो बाद में जांच में जानते क्या बात निकल के आई कि ये मोहम्मद अट्टा, खालिद शेख जो इसमें शामिल थे, ये जो इसमें पायलट थे, ये लोग ट्रेनिंग के दौरान, उड़ाने के दौरान के प्रिसीजन की ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, लैंडिंग और टेक ऑफ की नहीं। जबकि सामान्यतः पायलट लोग लैंडिंग टेक ऑफ की ज्यादा करते हैं, उड़ान में तो ऑटो पायलट पे चलता है। ये छोटी सी चीज नजरअंदाज कर दी गई थी।
और वो इतने बड़े षड्यंत्र का कारक बन रही थी कि 9/11 हो गया उससे। इसलिए मैं कह रहा हूं, यहां जो भी बैठे हुए बुद्धिमान लोग कहते हैं जी वो आर लिखा है, आर पे कैसे मान ले, या वो एक ईमेल गया उस पे कॉमन सेंस कैसे मान ले। तो साहब कॉमन सेंस पे अगर हम चलते तो हम ये सोचते यहां ठीक है, अगर वो उड़ान में चाहे ऊपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लैंडिंग की क्या फर्क पड़ता है। मगर जांच एजेंसियां व्यावसायिक दक्षता और हर चीज को शक की निगाह से देखकर परखने के बाद के सिद्धांत पर होती हैं, सहज बुद्धि या कॉमन सेंस के सिद्धांत से नहीं होती हैं। और कम से कम इस पर आप जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि जो ये चिट्ठी है स्वामी जी, इसके बाद विवेक जी मैं आ रही हूं आपके पास। ये जो चिट्ठी है जिसका जिक्र कर रहे हैं वो, इसमें नीचे में सिर्फ आर लिखा है और इसी पे कह रहे हैं वो स्वामी अग्निवेश जी, जहां से आपने भी शुरुआत की थी कि मेल में चूंकि नीचे सिर्फ आर लिखा है तो कॉमन सेंस डिफाई करता है कि इस पर आदमी भरोसा करे, कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ी चूक हो जाए। वो कह रहे हैं कॉमन सेंस क्या चीज है, कॉमन सेंस ही तो है, इसलिए देख रहे हैं इसको ध्यान से। नहीं, ऊपर लिखा है डियर कॉमरेड प्रकाश। हाँ, कौन है वो प्रकाश? आर लिखा है, आर का मतलब कौन है? थोड़ा तो बताएं ना कौन है आर। ठीक है, आप सब चीजों को इस तरीके से एक जानबूझ करके उसको तैयार करते हैं और उसके बाद आप एक सिरे से सब लोगों को गिरफ्तार करने लग जाते हैं। अभी 5 महीने पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनके बारे में डे टू डे हियरिंग करवाते और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाते। यदि प्रधानमंत्री के ऊपर हमले की इतनी बड़ी साजिश वो रच रहे थे तो उनको गिरफ्तार करने के बाद आप चुप हो गए। आप उसी समय 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर सबूत पेश करके कहते कि प्रकाश का मतलब यह है, आर का मतलब यह है और यह साजिश है और हम इनको सजाए मौत दिलवाएंगे। हम आपके साथ खड़े होते, सबूत दीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। इस तरह की चीचा लेदर अपनी मत करवाइए कि आप किसी एक चीज। ठीक है, आप स्पष्ट बोल रहे हैं, आपका ये कहना है कि साजिश है। विवेक जी एक ब्रेक के बाद मैं सीधा आप ही के पास आऊंगी। आर मतलब रोना विल्सन, ये बताया है जांच एजेंसियों ने। विवेक अग्निहोत्री जी, स्वामी अग्निवेश तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये बनाया जा रहा है, ये ऐसी चिट्ठी लिखी जा रही है, साजिश रची जा रही है विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए। अब सवाल यह है कि कसौटी पर सरकार है, इम्तिहान है जांच एजेंसियों का, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मामलों में अगर जुडिशियल स्क्रूटनी में आप फिसल गए तो फिर बहुत किरकिरी होगी। वही जो मेरा पहला सवाल था सुधांशु त्रिवेदी जी से। नहीं, मैं जवाब देता हूं आपको इसका। आज तक किसी भी जुडिशियल स्क्रूटनी में हमारा फिसलने का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, एक बार विवेक जी बोलने में आ रही हूं सर। ओके, हाँ ओके। अंजना जी, आप देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है। जब कसब को पकड़ते हैं सर्टेन एक नंबर है लोगों का, वो नाम वही है, चेहरे वही हैं, वो उनके डिफेंस में आ जाते हैं। जब जेएनयू में कुछ होता है उनके डिफेंस में आ जाते हैं। जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में दुर्गा को लेके अश्लील सब बातें होती हैं, डिफेंस में आ जाते हैं। कभी भी जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये डिफेंस में आ गए टेररिस्ट लोगों के। दे आर ऑलवेज फाउंड ऑन द रॉन्ग साइड। क्या कारण है आप देखिए, जब भी कुछ होता है श्री राहुल गांधी फट से पहुंच जाते हैं वहां पे। जहां भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की बातें हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी फोर्सेस आज काम कर रही हैं। कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं है वो किन ताकतों के लिए काम कर रही हैं। क्या कारण है श्री राहुल गांधी विदेश गए हैं और हर जगह जाके हिंदुस्तान की इतनी बुराई कर रहे हैं, जो हमने बड़ी मेहनत से डिस्पाइट गवर्नमेंट आज इंडिया ने अपना नाम कमाया, इस देश के नागरिकों ने कमाया है। मुझे बहुत शर्म आती है और गुस्सा और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि इस देश के ऑपोजिशन का लीडर बाहर जाके इंडिया के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करता है। और श्री अग्निवेश उन्हीं ताकतों को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो भाई साहब बैठे हैं ऊपर, उनको तो शर्म आनी चाहिए। उनके सारे नेताओं को तो नक्सलियों ने मार डाला था छत्तीसगढ़ में इनके सारी लीडर, इनको शर्म नहीं आती। आपको जरा सी पैदा हुआ, ये किस महान नेता के विचार है, ये भी बता दीजिए। नहीं, आप मुद्दे पर, आज का मुद्दा क्या है? नहीं, अच्छा तो आप भी वही बोलेंगे। अरे आपका ये है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया तो हम राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं जाके वहां पे, क्या बोल रहे हैं आपके नेता? भारत में पैदा आपके नेता जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अर्बन नक्सल को सपोर्ट करते हैं। आपका ग्रैंड प्लान जो है भाई साहब, एक तो आपको इस विषय में कुछ पता ही नहीं है, आपकी कोई नॉलेज ही नहीं है, आपकी नॉलेज जीरो है सब्जेक्ट, आप बोलिए ही ना। अच्छा नाम बताइए, आपके किन किन लीडर्स को मारा था नक्सल लोगों ने? अर्बन नक्सलियों ने आपके किन किन लीडर्स को मारा था? जरा नाम बताइए उनके छत्तीसगढ़ में। आपको तो ये भी नहीं पता है, आप क्या बात करते हैं? क्या बयान दिया था? नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं। अरे आपको अपने लीडर्स,
आपको पता है आपके लीडर के हमें इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। लौट रहे देखते रहिए आज तक। आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री के बारे में लिखी हुई वो चिट्ठी जिसकी वजह से अब जांच हो रही है, क्या प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, क्योंकि आखिर के लाइनों में लिखा है कि राजीव गांधी हत्याकांड की तरह कुछ करना चाहिए और साथ ही रोड शोज पर पीएम के टारगेट होना चाहिए। ये सब कुछ लिखा गया है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई और भी लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये अलग अलग जगहों पे जो रेड हो रही है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी निष्कर्ष जांच का निकलना बाकी है। जी हां, अभी बहुत बड़ी चुनौती, इम्तिहान जांच एजेंसीज के लिए कि अगर वाकई प्रधानमंत्री को मारने की इतनी बड़ी साजिश है तो उनके पास सबूत भी होने चाहिए और इसको वो कोर्ट में प्रमाणित भी कर पाए। हमारी इस बहस में इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें, आजतक.in पर तमाम खबरों को आप पढ़ सकते हैं और YouTube पर न्यूज तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।